हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज की सेशन में। हम लोग जो घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे, एक तरफ से उनका जितना भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहां पर जो है देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस कड़ी को आज शुरुआत करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस कक्षा में। यदि हमारे कोई ऐसे साथी हैं जो इस कक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि निरंतर रूप से जो क्लासेस आएंगी वो उनको उन तक जो है सही समय पर पहुंच सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर लिया है, तो प्रश्न की ये जो कड़ी है वो लगातार निरंतर रूप से चल रही है। हम लोग जो है घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इस सेक्शन से हम लोग जो है पहले प्रश्न को कर रहे हैं। और इस सेक्शन को समाप्त होने के बाद हम लोग जो है अगले सेक्शन से जो है क्लास करेंगे। मतलब जो ये सामान्य अध्ययन का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन समाप्त होने के बाद हम लोग इतिहास की तरफ चलेंगे, और इतिहास के बाद जो है भूगोल और जितने भी इसके सेक्शन आ रहे हैं उन सभी सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग जितने भी नए लोग हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस चैनल को लोगों तक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें और सभी लोगों को इससे बेहतर लाभ हो सके। चलिए ज़्यादा समय को व्यतीत नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। आज से अपना ये सेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले क्वेश्चन है। मैंने ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है, मतलब घटना चक्र को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसमें प्रश्न का जो लेवल है वो बिल्कुल एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो जीरो लेवल से आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कारगर जो है यहाँ पे प्रश्न का संकलन है। तो घटना चक्र लेने का ये भी अर्थ है कि हम प्रीवियस ईयर का एक तरह से क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है, कथन वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो पहला कथन है। दूसरा कथन है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये जो कथन है, कथन एक और कथन दो, तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए। तो कथन एक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार का संस्तुति की गई थी। तो ये कथन जो है हमारा गलत है। गलत इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति तो की गई थी, लेकिन कुछ सीमित वर्ग के महिलाओं के लिए ही जो है यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया गया था, मताधिकार की संस्तुति की गई थी। यहाँ पर जो है आपके सामने दिया गया है सभी महिला, इसीलिए ये कथन हमारा गलत हो जाता है। अब हम लोग कथन दो की तरफ चलते हैं। तो कथन दो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे, जो 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है, उसको यहाँ पर विस्तार किया जाता है। और न सिर्फ वहाँ पर मुस्लिमों के लिए, यहाँ देखिए आप जो है महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, जो है यहाँ पर दलित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। तो ये कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में है आपका केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी को चलना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कथन दो हमारा सिर्फ जो है सही हो रहा है, कथन एक जो है वो गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है क्या पूछा गया है। तो देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, ये देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कथन एक और कथन दो यहाँ पे दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये देखिए, आप अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1919 के जो अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इस अधिनियम में जो है ये व्यवस्था की गई थी। क्या क्या इसमें बातें हुई थी। तो एक सबसे पहले आप याद रखिएगा, द्वैध शासन की यदि हम बात करें, द्वैध शासन प्रांतों में, तो प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ से जो है शुरुआत होती है प्रांतों में द्वैध शासन की। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा की यहाँ पर गठन होता है, जहाँ द्विसदनीय होता है। केंद्रीय जो है विधानसभा द्विसदनीय बनाया जाता है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है। और 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था,
इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सिविल सेवा की परीक्षा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। यह बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम सिविल सेवा की परीक्षा की बात करें तो सिविल सेवा की परीक्षा की यदि हम बात करें तो आपको हम बता दें कि 1854 1854 जो वर्ष था, इस वर्ष यहाँ पर प्रावधान किया जाता है कि सिविल सेवा के जितने भी लोग भर्ती होंगे वो मेरिट के आधार पर जो है यहाँ पर भर्ती होंगे सिविल सेवा में। इसका प्रावधान 1854 में जो है लंदन के अंदर सिविल सेवा आयोग बना करके शुरुआत की जाती है। लंदन में सिविल सेवा आयोग का गठन होता है 1854 के अंदर सिविल सेवा आयोग बनाया जाता है। सिविल सेवा आयोग बनाया जाता है और इस आयोग के द्वारा जो है पहली बार 1855 ईस्वी में इसकी परीक्षा होती है। ये परीक्षा कहाँ होती है? तो ये परीक्षा लंदन में ही होती है। भारतीयों के निरंतर मांग के बावजूद भी ये परीक्षा वहीं पर होती रही, यानी कि लंदन में ही होती रही। लेकिन यदि हम देखें 1919 का मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार जो आया था, इसके अंतर्गत आप देखें तो ये सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होना भी शुरुआत की जाती है, भारत में होने की शुरुआत की जाती है। 1919 में ये प्रावधान किया गया था कि ये परीक्षा अब भारत में भी ली जाएगी और इसके तहत जो सिविल सेवा की परीक्षा भारत में हुई ये 1922 ईस्वी में प्रारंभ होती है और पहली बार भारत के अंदर इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में जो है आपको पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा होती है। ठीक है, तो पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में होती है। इसके बाद ये परीक्षा जो है दिल्ली में भी आयोजित की जाने लगती है, लेकिन सबसे पहली अगर बात करें यहाँ तो 1922 में इलाहाबाद में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन 2 आपके सामने है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भर्तियों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। तो देखिए 1930 के दशक की यदि हम बात करें, 1930 के दशक की बात करें तो ये बात आप देखेंगे कि इस दशक में यूरोप वासियों की जो संख्या थी सिविल सेवा के अंदर, यूरोप वासियों की संख्या वो क्या होने लगी? कम होने लगी। यूरोप वासियों की जो यहाँ पर आप संख्या देखेंगे तो यूरोप वासियों की संख्या क्या होने लगी? कम होने लगी, घटने लगी। और यहाँ पर आप देखेंगे 1941 के समय में, जब 1941 आते आते आप देखेंगे तो यूरोप वासियों की संख्या अधिक, यूरोप वासियों की संख्या से अधिक हमारे भारतीयों की संख्या उसमें हो गई सिविल सेवा के अंदर। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ही सही है। देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में ये दिया गया है। ऑप्शन ए में कहा जाता है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही कथन हमारा सही है, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से आपने बहुत सारी डायमेंशन को देखा होगा। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि उस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये सारा प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, बल्कि घटना चक्र में ये प्रश्न दिया हुआ है और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चन आयोग के एग्जामिनेशन, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी एग्जामिनेशंस के ये सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अन्य सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके काफ़ी उपयोगी होंगे ये प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? यदि हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें, यदि हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें, 1919 की हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि दो जो निर्वाचन होता है, दो निर्वाचन जो है इनके अंदर होता है। एक तो यदि हम बात करें तो 1926 का निर्वाचन और दूसरा 1945 का निर्वाचन। ये दो निर्वाचन जो है 1919 भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो इसके द्वारा जो है ये दो आप देखेंगे 1926 और 1945 का जो है निर्वाचन होता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो आपके सामने कथन है, एक में 1926, दूसरा है 1937, तीसरा है 1945। तो यहाँ हम देखें तो आपका 1926 और उधर हम देखें तो 1945, ये दोनों हमारा सही है। तो 1 और 3 ये दोनों सही है। देखते हैं कि ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 3 हमारा सही है। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, तो इसको हम लोग आगे ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 दोनों ही हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है,
भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए, अंतिम निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1945 के बाद कोई निर्वाचन नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे तो जो है अ, स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है 1947 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1945 के बाद कोई अधिनियम कोई जो है निर्वाचन नहीं होता है। तो यहाँ हम बात करें जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, 1919 जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन की यदि बात की जाए तो वह 1945 होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। दोस्तों, मेरा ये लक्ष्य है कि कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न आपको करवाएं और ज़्यादा विस्तार प्रश्नों को हम देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत एग्जामिनेशन में, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपके आंख के सामने से एक बार जरूर निकल जाए किसी एग्जामिनेशन में बैठने से पहले। इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करूँगा और कम समय में ही आपको ज़्यादा प्रश्न देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की बात यदि यहाँ पर की जा रही है तो आप राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रपति की वर्तमान संविधान के अंदर बात करें तो कौन सा आर्टिकल जो है अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 वर्तमान संविधान के अनुसार प्रदान करती है। और राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में वो 52 से लेकर 61 तक का अनुच्छेद है। इसके अंदर राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। जहाँ 61 आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ये हुई अभी वर्तमान संविधान की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके संदर्भ में जो ऑप्शन इसमें दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी में है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर अध्यादेश की, तो अध्यादेश की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि 1861 में जब एक एक्ट आता है, 1861 के एक्ट, इस एक्ट के तहत आप देखेंगे तो अध्यादेश की जो बात हो रही है तो यहाँ आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो होता है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है यहीं पर। तो गवर्नर जनरल को यहाँ पर अध्यादेश की शक्ति प्राप्त होती है और ये भी बिना विधान परिषद के अनुमति के ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो 1861 से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन यदि हम बात करें एक्ट के माध्यम से इसे कब जो है स्वीकृति दी गई थी, तो ये एक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। दोस्तों, 1935 के अधिनियम की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही विस्तृत और बहुत ही जटिल जो है अधिनियम था। इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें की गई थी जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो प्रांतों से है द्वैध शासन को यहाँ पर समाप्त किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, और केंद्र के अंदर द्वैध शासन लगाया गया था। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना हुई थी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो होता है वो यहाँ पर किया गया था। इन सभी चीज़ों का प्रावधान आपके 1935 के इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और अभी वर्तमान की जो हमारे संविधान जो बना हुआ है वर्तमान में, उस संविधान में बहुत सा अंश हमारी इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। आप देखेंगे कि इस घटना चक्र के अंदर में, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें 1935 के अधिनियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। चलिए प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग बात करेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो यदि हम बात करें संवैधानिक निरंकुशता की, तो आपको मैंने अभी तुरंत ही बताया है कि अपने संविधान के अंदर एक बहुत ही बड़ा अंश जो है 1935 के संविधान से 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम के तहत अनेकों प्रावधान किए गए थे, जिस प्रावधान में आप देखेंगे तो बहुत यहाँ पर देखेंगे भारत महासंघ की यहाँ पर बात की गई थी, भारत महासंघ की यहाँ पर बात की गई थी। और यदि हम देखना चाहें तो इसमें संघीय न्यायपालिका की यहाँ पर बात की गई थी, संघीय न्यायपालिका की यहाँ पर बात की गई थी। और आप देखेंगे इसमें
तो इसमें जो है केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया था। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो अभी हमारे वर्तमान संविधान में 7वीं सूची के अंदर 7वीं अनुसूची के अंदर इन चीज़ों को दिया गया है। तो इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो है बंटवारा यहाँ पर आप देखेंगे। इन सभी से आप देखेंगे, इनसे जुड़ा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें किया गया था। तो हम देखना चाह रहे हैं कि संविधान के अंदर 1935 के बहुत सारे प्रावधान को लिए गए हैं। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी जो है इस ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इस प्रश्न के आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस अधिनियम पर आधारित है। दोस्तों अभी तुरंत हमने आपसे बात की है कि 1935 का जो अधिनियम था ये कितना इम्पोर्टेंट अधिनियम था, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 1935 के अधिनियम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। 1935 का ये अधिनियम हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे संविधान में इनसे बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन था ये भी यहीं से लिया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर द्वैध शासन जो है स्थापित करना और प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर स्वायत्त शासन की व्यवस्था करना, इन सभी चीज़ों को इनसे ही परिलक्षित किया गया है। तो 1935 का एक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है हम सभी के लिए। तो 1935 हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, सी नंबर ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1935 के अधिनियम से ही ये शक्तियों का विभाजन लिया गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन लिया गया है। तो आपको हम बता दें कि संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची के अंदर जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति के विभाजन की बात की गई है, जहाँ 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची का उल्लेख किया गया है, राज्य सूची का उल्लेख किया गया है, और एक है समवर्ती सूची इसका उल्लेख किया गया है। ये आपका 7वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। तो ये इतनी बातें इससे संदर्भित थी, इतनी बातें हम सभी को जाननी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमने आपको ये बताने का कोशिश किया। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते समय ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी आपसे पूछा जा रहा है। और यहीं पे हमारे बहुत सारे साथी गलती करते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं कि नहीं थी या थी, और यहीं पर उसका प्रश्न गलत हो जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। दोस्तों अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि 1935 का जो ये एक्ट था, 1935 का जो ये एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा आप देखेंगे तो अखिल भारतीय महासंघ की जो यहाँ पे बात की जा रही है, तो अखिल भारतीय महासंघ जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ये यहाँ पर किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ की जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया था, ये बिल्कुल सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किए गए थे, बल्कि ये आवंटित जो है गवर्नर, अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी ये गवर्नर जनरल के पास रहती थी, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो मैंने अभी अभी चर्चा किया है कि 1935 का अधिनियम जो था, यहाँ पर जो है प्रांतीय स्तर पर यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल सही है, प्रांतीय स्तर पर जो है द्वैध शासन को हटाकर स्वायत्त शासन की स्थापना इसमें की गई थी। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और केंद्र में इसको लागू कर दिया। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों ही हमारा सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है, और यही जो गलत है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है,
एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। दोस्तों हमने अभी चर्चा की आपसे कि 1935 का जो ये अधिनियम है ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे। ये सारे प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिए हैं, ये सारे प्रश्न हम जान रहे हैं कि एक ही से मिलते जुलते हैं 1935 के अधिनियम से, लेकिन मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया है ताकि ये आप जान भी सकें कि ये अधिनियम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप परीक्षार्थियों के लिए। और ये भी आप जान सकें कि ये प्रश्न जो है आपके घटना चक्र में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को लिया है, क्योंकि मैं घटना चक्र से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर लाने का जो आपसे वादा किया है वो मैं कर रहा हूँ। चाहे प्रश्न एक ही संदर्भ में हो या अलग अलग संदर्भ में हो, उसमें रिपीटेड है तो उस क्वेश्चन को भी मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये भी आपका हमने अभी आपको बताया 1935 के अधिनियम से, और इसका आंसर भी है 1935 अधिनियम। तो ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा ही संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ये आप सभी जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान क्या गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका जो है 1935 के अधिनियम में ही इसका प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर भी 1935 होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसका आंसर आप सभी के सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात की गई थी, प्रावधान यहाँ पर किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर का, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो हमने 1935 के अधिनियम के संदर्भ में आपको कई बार बताया, इसमें बहुत सारे काम किए गए थे, जैसे कि संघीय न्यायपालिका की यदि हम बात करें, संघीय न्यायपालिका की बात करें तो ये यहीं पर आया हुआ था। महासंघ की बात करें, अखिल भारतीय महासंघ की बात करें तो ये भी यहीं पर था। अखिल भारतीय महासंघ की बात करें ये भी यहीं पर था। संघीय शासन की बात करें, संघीय शासन, तो ये भी यहीं पर था। संघीय शासन भी यहीं पर था। यदि हम बात करें यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की बंटवारा की, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों की बंटवारा की हम बात करें तो ये भी इसमें था। और यदि हम बात करें यहाँ पर संघीय शासन की, तो ये भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है तथ्य में शामिल था। तो ये सभी चीज़ें हम सभी को ध्यान में रखनी है। ये प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आप देखेंगे तो इसमें जो है जो है प्रावधान यहाँ पर किया जाता है संघीय शासन की। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो हमने आपको बताया 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम में ही ऐसा प्रावधान था, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी ये किसको दिया गया था? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, ये अवशिष्ट शक्तियाँ दिया गया था किनको? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल को दिया गया था। किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ जो थी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यहाँ पर ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो हम सब ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, और जितने भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें खोजना है कि कौन सा ऐसा प्रावधान था जो इसमें नहीं था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी है
विधानमंडल के लिए सरकारी सरकारियों का सरकारी सेवा में जो लोग हैं उनका संवंचित किया जाना, तो यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेट कहते हैं, नॉमिनेट किया जाना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। तो यदि हम बात करें 1935 के अधिनियम की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि देश के लिए जो लिखित संविधान की बात की गई थी, ये देश के लिए लिखित संविधान की पहली बार बात जो हुई थी, देश के लिए लिखित संविधान की बात जो हुई थी, लिखित संविधान की बात हुई थी, ये था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, इसके अंदर जो है ये बात की गई थी, जो आपका 1942 के अंदर भारत में आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आपका भारत आता है, और इसमें ही ये बातें की गई थी, क्रिप्स मिशन के अंदर ये बातें की गई थी लिखित संविधान की। लेकिन यदि हम बात करें 1935 के अधिनियम में, तो देश के लिए लिखित संविधान का बात यहाँ पर नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है गलत है, और ये गलत होने के कारण हमारा प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि की व्यवस्था उसमें की गई थी। एक संघ की योजना पर विचार की बात की गई थी, क्योंकि संघीय शासन की वहाँ पर बात आती है। और ऑप्शन डी है आपका, विधानमंडल के लिए सरकारी सेवा में जो लोग थे उनको संबंधित करना यानी नॉमिनेट करना, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है गलत है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें भारत विभाजन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संविधान का बहुत प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान के अंदर अडॉप्ट किया गया है, ज्यों का त्यों लिया गया है। तो ये जो है संविधान का प्रमुख स्रोत है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल ये संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता इसके द्वारा नहीं मिली थी, बल्कि स्वतंत्रता के लिए एक जो है अधिनियम आया था, जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम इसको कहा जाता है, और ये स्वतंत्रता अधिनियम जो था ये 1947 में आया था। तो स्वतंत्रता जो मिली थी, ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली थी। इसमें भारत विभाजन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसमें भारत विभाजन का उल्लेख था। तो भारत विभाजन का उल्लेख आप सभी जानते होंगे, माउंट बेटन योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे। माउंट बेटन योजना जो 3 जून को आया था, तो ये माउंट बेटन योजना के द्वारा जो है भारत विभाजन की बात की जाती है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी, ये दोनों जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है महत्वपूर्ण नहीं था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी को चलना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी सही किए होंगे, और जितने भी हमारे साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? दोस्तों 1935 का जो ये अधिनियम था, 1935 का अधिनियम, इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जिसमें बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। बर्मा के भारत से अलग होने की बात भी इसमें की गई थी। भारत से बर्मा के भारत से अलग होने का जो प्रावधान था, वो भी आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट में किया गया था, और 1935 के एक्ट में किया गया था। और इसी के तहत आप देखेंगे तो 1937 ईस्वी में जो है आपको बर्मा भारत से अलग हो जाता है। बर्मा भारत से क्या होता है, भारत से अलग हो जाता है। तो ये अधिनियम जो है 1935 है। अगर वर्ष की बात करें तो 1937 है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में आपका 1935 है। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो बिल्कुल हमारा ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी के द्वारा जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था वर्ष 1937 में, और अधिनियम 1935 का था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये अलग होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन के साथ हम लोग किस ऑप्शन के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम विचार की बात करें, संविधान सभा की सर्वप्रथम विचार की बात करें, तो संविधान सभा की सर्वप्रथम विचार की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम विचार जो है यहाँ पर किसने दिया था? तो सर्वप्रथम यदि विचार की बात किया जाए तो यहाँ पर स्वराज पार्टी ने दिया था। स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में रांची के अधिवेशन में ये बातें कही थी। रांची के अधिवेशन में ये बातें कही थी स्वराज पार्टी के द्वारा। ये 1934 के अंदर 1934 में ये बातें की गई थी और पहली बार ये मांग की गई थी संविधान सभा की जिसमें भारतीय प्रतिनिधि हो, ये पहली बार मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर प्रथम विचार की बात करें तो यहाँ पर स्वराज पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बी में है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी से पहले यदि आप देखें तो कांग्रेस पार्टी से पहले भी एम.एन. रॉय ने इसकी मांग की थी। 1934 में ही इन्होंने भी इसकी मांग की थी। लेकिन एम.एन. रॉय की बात करें तो एम.एन. रॉय यहाँ पर हैं, एम.एन. रॉय उन्होंने भी जो है 1934 में ही मांग की थी। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे 1934 में ही आपका कांग्रेस भी जो है इसमें इसकी मांग करते हैं, कांग्रेस भी इसकी मांग करते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि आपको 1936 के फैजपुर अधिवेशन के द्वारा क्लियर मांग होती है। तो कांग्रेस जो है 1936 वाला ये सही है, लेकिन सबसे पहले मांग जो है 1934 में ही उन्होंने की थी, पुष्टि इसकी 1936 में होती है। इस हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले की यदि बात की जाए तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम दिया था विचार आपका स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन ए के साथ हम सभी को चलना है। जितने भी हमारे दोस्त ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, इसी के साथ हम लोग को चलना है। ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम इसका विचार प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम.एन. रॉय। यानी कि एम.एन. रॉय जो थे इन्होंने ही जो है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा के विचार को प्रस्तुत किया? तो एम.एन. रॉय ने इस विचार को प्रस्तुत किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न ये है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। आप सभी पढ़े होंगे क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में भारत आता है, 1942 में भारत आता है। और इन्होंने ही ये बातें की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के बीच चला था, द्वितीय विश्व युद्ध, इस द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो यहाँ पे चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है संविधान सभा का जो है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो था क्रिप्स मिशन में ही आया था। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन के द्वारा ही ये बातें कही गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी को चलना है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हमारे दोस्त जितने भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, और जो जितने भी लोग नहीं हैं वो आज सीखेंगे। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या अनुपात में था?
तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो ये अनुपात जो था, प्रतिनिधियों का अनुपात, ये अनुपात 10 लाख के अनुपात में रखा गया था। 10 लाख अनुपात रखा गया था। 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होने की बात यहाँ पर की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये बातें की गई थी। आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में भारत आता है, जिसके 3 सदस्य होते हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा हम अब अगले प्रश्न के अंदर करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होता है। 10 लाख व्यक्ति जो है पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था यहाँ पर करने की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी को चलना है। जितने दोस्त ऑप्शन बी के साथ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यदि हम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर ए है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है ए बी अलेक्जेंडर। यदि हम यहाँ पर कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों, कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन की यदि हम बात करें, तो कैबिनेट मिशन का जो भारत आया था ये 1946 ईस्वी में आया था। और इसके 3 सदस्य थे, इसके 3 सदस्य थे। और ये 3 सदस्य कौन कौन थे? तो आप जानते होंगे कि 3 सदस्य कौन कौन थे। एक था इसमें पैथिक लॉरेंस। कौन था? तो एक था आपका पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था एक। और दूसरा था आपको सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। और तीसरा आपको जो था ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य इसमें थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख लेंगे कि ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है ए बी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम वुड जो थे इसमें नहीं थे। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विलियम वुड इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इसमें नहीं थे। इसमें 3 थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जितने लोग हमारे जो है ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और बिल्कुल उसका करेक्ट जवाब है। तो आज के इस सीरीज के अंदर हमने जो है 20 क्वेश्चन लेने का कोशिश किया था। लगता है कि 20 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, बिल्कुल पूरा हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आप सभी के सामने है। दोस्तों आज का वीडियो हमने जो बनाया है ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, इस तरह से हमने जो है इसको डिज़ाइन किया और पीपीटी के माध्यम से आपके सामने लेके आने की मैंने कोशिश की। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सेक्शन देखा, लेकिन इस तरह से हमको वीडियो कहीं नहीं मिल पा रहा था पूर्वालोकन का। तो ये घटना चक्र से मैंने पॉलिटिकल सेक्शन से जो है समाप्त करने का जो है कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये समाप्त हो जाए, इसके बाद जो है अन्य सेक्शन के प्रश्न भी यहाँ पर लेके आऊँगा। तो ये आपका सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और क्या अपेक्षित सुधार चाहते हैं वो भी आप लिखेंगे तो हम इसमें अपेक्षित सुधार कर पाएंगे। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, निश्चित रूप से हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को क्लास देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।